आज की कक्षा में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य कैसे पढ़ा जाए, कैसे अधिक अंक लाया जाए, पाठ्यक्रम क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, कौन विद्यार्थी हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में रख सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक वैकल्पिक विषय रखना होता है। वैकल्पिक विषय का कुल अंक 400 होता है, जो दो भाग में विभाजित होता है, यानी प्रथम पत्र 200 अंक का और सेकंड पेपर 200 अंक का। अब इस 400 अंक में आपको कितना अंक लाना है? कम से कम 70% अंक यानी 280 अंक आपको कितना लाना है? 70% से अधिक यानी 280 अंक। एक पेपर में जो 200 अंक का होता है उसमें 140 से अधिक अंक आप ला सकते हैं। और आपको यह जानकारी होनी चाहिए या होगी भी कि संवाद आईएएस के ही एक विद्यार्थी आशुतोष राय जी ने पिछली बार यूपी की जो मेरिट लिस्ट थी उसमें 6ठा अंक हासिल किया था और उनका एक वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य था। एक विद्यार्थी मोहम्मद कमर हैं। पहले आप जानते हैं कि दो वैकल्पिक विषय रखने होते थे, तो मोहम्मद कमर जी की मैं चर्चा कर रहा हूँ। उनका एक वैकल्पिक विषय गणित था और दूसरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य था। यह आपको जानकर सुखद अनुभव होगा कि गणित की तुलना में हिंदी साहित्य में अधिक अंक आए उनको, और हिंदी साहित्य के कारण एसडीएम के रूप में उनका चयन हुआ। आशुतोष राय जी भी एसडीएम के रूप में चयनित हैं। तो आखिर हिंदी साहित्य में क्या पढ़ना होता है और कैसे पढ़ना होता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले हिंदी साहित्य से लाभ क्या है। आप जानते हैं कि निबंध का एक पेपर होता है यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में। वह निबंध 150 अंकों का होता है तथा उसके अंक जुड़ते हैं मेरिट लिस्ट में। ठीक उसी प्रकार एक सामान्य हिंदी का पेपर होता है जिसके अंक भी मुख्य परीक्षा के साथ साथ, यानी साक्षात्कार के लिए जो बुलावा आता है, साक्षात्कार के लिए जो चयन किया जाता है, उसमें सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसके अंक भी जुड़ते हैं, यानी वह प्रश्न पत्र भी एडिटिव है। इस तरह आप जानते हैं कि जिनका हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय होता है वे निबंध के टेस्ट में और सामान्य हिंदी के टेस्ट में दोनों जगह अधिक फायदे में रहते हैं। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय कोई भी विद्यार्थी रख सकते हैं। मसलन कोई विद्यार्थी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंस ग्रेजुएट हैं, उन्होंने कॉमर्स से किया है, उनका ग्रेजुएशन या पीजी में सब्जेक्ट मैथ रहा हो, केमिस्ट्री रहा हो, या फिर वे डॉक्टर रहे हों, किसी भी पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के रूप में रख सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बचपन से ही हिंदी भाषा से परिचित हैं और आप जब चयनित होंगे तो आपकी राजकाज की भाषा भी हिंदी है। हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में दो पेपर होते हैं। पहला जो पेपर है जिसकी चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे वह दो खंडों में विभाजित होता है। खंड क और खंड ख, दो भागों में, यानी हिंदी साहित्य प्रथम पत्र दो भागों में विभाजित होता है। यह प्रथम पत्र 200 अंक का है, 200 अंक, और दूसरा सेकंड पेपर भी 200 अंक का होता है। अब किस प्रकार यह संक्षिप्त पाठ्यक्रम है, अधिक अंकदायी है, विश्वसनीय है तथा आपका पूर्व परिचित यह पाठ्यक्रम है, यानी 10वीं तक तो आपने पढ़ा ही है और 10वीं तक जो पढ़ा है उसी का विस्तार आप देखते हैं। कितना कम पढ़ना है और कैसे पढ़ना है
इस वैज्ञानिक रणनीति पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देखिए कि खंड क में भाषा है और खंड ख में साहित्य का इतिहास है। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर है खंड ख में। खंड क में जो भाषा खंड का टॉपिक दिया हुआ है आपके पाठ्यक्रम में स्पष्ट है, शब्दशः लिखा हुआ है, और उसी शब्दशः जो लिखे हुए हैं उसी आधार पर आपको तैयारी करनी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश और अवहट लिखा हुआ है। इसकी व्याकरणिक विशेषता जाननी है। बहुत सरल है। आप जानते हैं कि संस्कृत एक साहित्यिक और वैदिक भाषा थी और उसका लोक रूप भी था, यानी वेदों की संस्कृत और साहित्यिक संस्कृत के बाद उसका लोक सामान्य यानी जनता जो बोलती थी उससे पाली और फिर प्राकृत का विकास होता है। यानी पाली और प्राकृत सहज रूप से एक जन भाषा थी जो संस्कृत के साथ और उसके बाद विकसित होती है। फिर उसके बाद अपभ्रंश और अवहट का विकास होता है। यानी ये मध्यकालीन आर्य भाषा आपको पढ़ना है। प्राचीन आर्य भाषा आप जानते हैं संस्कृत है। मध्यकालीन आर्य भाषा की जो 4 अवस्थाएं हैं, 4 फेजेस हैं। पाली जो बौद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है, प्राकृत जो जैन साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, अपभ्रंश और अवहट। तो ये 4 फेज है मध्यकालीन आर्य भाषा की। इसको आपको पढ़ना है और इसका व्याकरण बिल्कुल 2, 4, 10 व्याकरण बिल्कुल तार्किक है और सब एक दूसरे से रिलेटेड, सब एक दूसरे से संबंधित है। यानी आप क्रम से चारों को पढ़ेंगे और तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो आसान होगा। फिर उसके बाद मध्यकाल की हिंदी जो ब्रज है, अवधी है, और फिर खड़ी बोली हिंदी। खड़ी बोली हिंदी दिल्ली की बोली, ब्रज क्षेत्र की बोली, आगरा मथुरा की, और अवधी, इनका विकास पढ़ना है और इनका योगदान पढ़ना है। फिर उसके बाद खड़ी बोली हिंदी राष्ट्रभाषा कैसे बनती है, अगेन ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा कैसे बनती है, और फिर मानक भाषा कैसे बनती है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज ग्रामर के साथ व्याकरण जब निश्चित हो जाता है तो उसे मानक भाषा कहते हैं। लिपि पढ़ना है, स्क्रिप्ट, यानी जो हम बोलते हैं यह तो भाषा है और जो दिखाई दे रहा है बोर्ड पर यह लिपि। यानी जब हम बोलते हैं तब उसको एक निश्चित आकार देते हैं, निश्चित व्यवस्था देते हैं और निश्चित प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो जो निश्चित प्रतीक हैं उन्हीं को लिपि कहते हैं। शब्द संपदा भी पढ़नी है। हिंदी की अपनी शब्द संपदा है, तत्सम है, तद्भव है, देशज और विदेशज है। स्मरणीय है कि ये सारी बातें शब्द संपदा वगैरह आपको सामान्य हिंदी में भी पढ़ना है। वैज्ञानिक विकास और तकनीकी विकास पढ़ना है। तो ये भाषा खंड का 9-10 टॉपिक है। तो 9-10 टॉपिक को तैयार करने में मुश्किल से आपको 15 दिन लगने चाहिए। 15 दिन। यदि कोई विद्यार्थी बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से और संतुलित रूप से पाठ्यक्रम को देखते हुए कोई भटकाव यदि नहीं होता हो तो 15 दिनों में भाषा खंड की तैयारी वो कर सकता है। कुछ और बढ़ा लीजिए तो 15 से 20 दिन काफ़ी हैं भाषा खंड की तैयारी में। यानी पहले कोई विद्यार्थी विगत 10 वर्ष का प्रश्न देखे और फिर उसके अनुरूप तैयारी करे और अपना नोट्स बना ले तो ये 15 से 20 दिनों में इसकी तैयारी हो जाती है। अब जरा दूसरे खंड को देखते हैं, साहित्य का इतिहास। हर चीज का इतिहास होता है तो लिटरेचर का भी इतिहास होता है। और आप जानते हैं कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट यहाँ तो पढ़ना है, लेकिन इसके बाद हिंदी का विकास होता है। तो इस हिंदी के डेवलपमेंट में यानी लगभग 700 ईस्वी के बाद हिंदी में कैसे कैसे साहित्यिक विकास होता है, उनकी प्रवृत्तियों का कैसे विकास होता है, यह पाठ्यक्रम साहित्य का इतिहास है। अब साहित्य के इतिहास को 2 भागों में हम बांटते हैं, एक कविता का इतिहास और दूसरा गद्य का इतिहास। गद्य का इतिहास और कविता का इतिहास 2 भागों में बांटते हैं।
यानी साहित्य के तो दो ही संतान हैं, एक कविता है और दूसरा गद्य है, और इन दो भागों में हम बांटते हैं। गद्य का इतिहास लगभग 150 वर्षों का है, 150 वर्षों का, यानी आप कह सकते हैं ये 19वीं सदी से इसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो 150 से 200 वर्षों का जो गद्य का इतिहास है और लगभग 1000 वर्षों का कविता का इतिहास है। अब देखिए, आपका जब पाठ्यक्रम आप देखेंगे तो कविता के इतिहास में आदिकाल जो पहला टॉपिक है, आदिकाल से समकालीन कविता तक प्रवृत्तियों को जानना है। प्रवृत्तियों का मतलब होता है विशेषताओं को जानना है। आदिकाल में कौन सी विशेषता है, भक्ति काल में कौन सी विशेषता है, आदिकाल से भक्ति काल कैसे ट्रांसफर हुआ, भक्ति काल से रीति काल क्यों आया, और उस समय की पॉलिटिकल स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, भाषाई परिस्थिति क्या है, बिल्कुल तर्क के साथ पढ़ना है। यदि कोई विद्यार्थी हिंदी साहित्य रटने की कोशिश करता है तो उसे अधिक समय लगेगा, लेकिन यदि कोई विद्यार्थी तर्क के साथ वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीका कहने का मतलब है कि हर विद्यार्थी को ये जानना चाहिए कि ये है क्या, क्यों ये विकास हुआ, कब विकास हुआ, कैसे विकास हुआ, इन सभी प्रश्नों को कोई विद्यार्थी जानता है तो उसके लिए हिंदी आसान हो जाता है। तो हम लोग आदिकाल, भक्ति काल, सबकी विशेषताओं को यहाँ समझेंगे। और गद्य के इतिहास में क्या जानना है, हिंदी उपन्यास का विकास कब कैसे होता है, उपन्यास और यथार्थवाद क्या है, प्रेमचंद का योगदान क्या है, और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास कैसे और किन धाराओं में विकसित हुआ है। तो उपन्यास का विकास, कहानी का डेवलपमेंट, कहानी पढ़ना ही सेकंड पेपर में है, उपन्यास पढ़ना है सेकंड पेपर में। तो अभी हम लोग फर्स्ट पेपर में कहानी का, उपन्यास का डेवलपमेंट, फिर नाटक और रंगमंच का विकास, निबंधों का विकास, आलोचना का विकास और गद्य की अन्य विधाएं जैसे संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, तो इनका डेवलपमेंट जानना है। अर्थात कविता के इतिहास में आदिकाल से समकालीन कविता तक और इतिहास लेखन की परंपरा पढ़नी है, और गद्य के इतिहास में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना और गद्य की अन्य विधाएं, उनके बारे में जानना है। अब अगर कोई बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करता है तो इसका मतलब है कि इसको पढ़ने में कम से कम 1.5 माह का समय लगना चाहिए। 1.5 माह का समय ये लगता है। यानी अगर दोनों को मिला दिया जाए, खंड क और खंड ख दोनों को मिला दिया जाए, तो 45 दिन और 15 दिन यानी 2 माह में आप पेपर फर्स्ट अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र को प्रबंधित करने में, अच्छे अंक लाने में 2 माह का समय पर्याप्त महसूस होता है। लेकिन शर्त यह है कि आप कैसे पढ़ेंगे, भटकाव नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट पढ़ना चाहिए और पिछले वर्ष के प्रश्नों को देख करके पढ़ना चाहिए। अब ये देखते हैं हम लोग कि आखिर इस 200 अंक में प्रश्न कैसे लिखने होते हैं और क्या पूछे जाते हैं। अब आप देखिए, बहुत सरलता से समझिए कि खंड क में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और खंड ख में भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड क के 1, 2, 3, 4 ये बटे होते हैं। खंड ख में 5, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, यानी कुल 8 प्रश्न हैं। और कुल 8 प्रश्नों में आपको 5 प्रश्न ही लिखने होते हैं, जिसमें से 5 जो लिखने हैं उसमें पहला और 5वां ये अनिवार्य है, यानी इसको तो लिखना ही है। अर्थात खंड क का पहला प्रश्न और खंड ख का 5वां प्रश्न अनिवार्यतः लिखना है। इस तरह से स्पष्ट यह हुआ कि भाषा खंड का पहला प्रश्न और साहित्य के इतिहास का पहला प्रश्न, यानी नंबरिंग में 5वां, तो ये आपको लिखना है। अब इसके अलावा 2 तो अनिवार्य लिखना है। अब 3 और प्रश्न लिखने हैं। 3 और प्रश्न लिखने हैं तो दोनों खंडों से एक एक और अनिवार्य है, यानी यहाँ पर 2, 3, 4 और यहाँ पर खंड ख में 6, 7, 8, तो इनमें से 2 लिखना है और किसी खंड से
एक अधिक लिखना है। यानी खंड क से अगर कोई विद्यार्थी दूसरा, तीसरा और चौथा में से 2 प्रश्न लिखता है और यहाँ 6, 7, 8 में से 1 प्रश्न लिखता है, तो 1 और 5वां तो अनिवार्य था, 2 पहला अनिवार्य था, 3 और ये 2, यानी कुल 5 प्रश्न लिखना है। एक प्रश्न 40 अंक का होता है, 40 अंक का, और 5 प्रश्न है यानी 200 अंक का पेपर होता है। यानी कुल 8 प्रश्नों में आपको 5 लिखना है। आप ये भी कर सकते हैं कि 2 प्रश्न यहां से लिखे जाएं 6, 7, 8 से, और 1 प्रश्न यहां से लिखे जाएं यानी 2, 3, 4 से, तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन भाषा खंड चूंकि सरल होता है, तार्किक होता है, पॉइंट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, तो भाषा खंड से तुलनात्मक स्तर पर अधिक अंक आप ला सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे विद्यार्थी भी हो सकते हैं कि वो कविता के इतिहास में अधिक कंफर्टेबल हो, अधिक उनकी तैयारी हो, तो वहां से भी वो 2 प्रश्न करते हैं। लेकिन सामान्यतः यह माना जाता है और हमारा अनुभव भी यही कहता है कि भाषा खंड से ही आपको 3 प्रश्न करने हैं, जिसमें पहला तो अनिवार्य है और बाकी इन तीनों में से 2 प्रश्न। तो इस तरह से हम लोग 5 प्रश्नों का प्रबंधन कैसे करेंगे, इसको जानना है। 5 प्रश्नों को लिखने में 3 घंटे का समय आपको मिलता है। कुल 8 प्रश्न हैं, और ये भी आप जानिए कि प्रत्येक प्रश्न 3 भागों में विभाजित होता है। यानी एक प्रश्न के 3 उपखंड होते हैं। जैसे अगर पहला प्रश्न है तो उसमें 3 खंड हैं, क, ख, ग, एक 15 अंक का, 15 अंक का और 10 अंक। इस तरह से प्रत्येक प्रश्न वैसे ही विभाजित होता है। प्रत्येक यानी 8 जो प्रश्न हैं सभी 3 भागों में विभाजित हैं। 15 अंक का एक प्रश्न, दूसरा 15 अंक का और फिर 10 अंक का, यानी 15, 15, 30 और 10, 40 अंक का ये प्रश्न होता है। अब आपको देखिए कि 15 अंक का जो प्रश्न होता है उसको कितने शब्दों में लिखना है। तो 15 अंक का प्रश्न आप सामान्यतः 200 शब्दों से अधिक आपको लिखना चाहिए, और ये 10 प्रश्न होते हैं। 15 अंक के टोटल प्रश्न आपको कितना करना है, 10 प्रश्न करना है। यानी अगर एक प्रश्न आप 200 शब्दों से अधिक में करते हैं तो लगभग 2000 शब्द इसको लिखना है। ठीक उसी तरह से 10 अंक के प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो 150 शब्दों में आपको लिखना है, 150 शब्दों में। और ऐसे 5 प्रश्न होते हैं यानी 750 शब्द, यानी कुल 2750। लेकिन आप इससे अधिक लिखें, यानी 3 घंटे में लगभग 3000 शब्द आपको लिखना है। इतना तो मिनिमम है, इतना तो न्यूनतम है। यानी 15 अंक के प्रश्न के लिए 200 शब्द तो न्यूनतम आप लिखेंगे ही, इससे ज्यादा आप लिखें तो और बेहतर है। यानी लगभग आपकी योजना क्या होनी चाहिए, 3 घंटे में लगभग 3000 शब्द आपको लिखना है, और 15 अंक का प्रश्न 200 शब्दों से अधिक में, और 10 अंक का प्रश्न 150 शब्दों से अधिक में आपको लिखना है। इस तरह से आप 3 घंटे में कुल 5 प्रश्न है, लेकिन 5 प्रश्न का अर्थ यह है कि आपको 3 लघु प्रश्न लिखना है। यानी 15 अंक का 10 प्रश्न और 10 अंक का 5 प्रश्न, यह आपको लिखना है। जिसमें से आपने क्वेश्चन में देखा कि पहला और 5वां प्रश्न क्या है, अनिवार्य। अगर हम पिछले वर्षों के प्रश्न को देखते हैं तब यह महसूस होता है कि आपसे क्या पूछा गया है। अपभ्रंश के विविध नामों का उल्लेख करते हुए, तो पहला जो प्रश्न था उसमें अपभ्रंश पूछा गया पिछले वर्ष। फिर उसके बाद पुरानी हिंदी पूछा गया, अवहट के बाद पुरानी हिंदी, तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी से सवाल थे। फिर उसके बाद इसमें से देखिए पहला जो टॉपिक था अपभ्रंश और पुरानी हिंदी पूछा गया, तो इस वर्ष क्या पूछा जाना चाहिए, पाली और प्राकृत पूछा जाना चाहिए। तो कोई विद्यार्थी पाली और प्राकृत पर अधिक बल देगा इस वर्ष जो परीक्षा दे रहा है, यानी 2020 में जो परीक्षा दे रहा है वो उसको किस पर ध्यान देना चाहिए, पाली और प्राकृत पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी पर वो से कम ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए,
अवधि की भाषागत विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो आपसे ये पूछा गया 2019 में कि अवधि की भाषागत विशेषता बताइए, तो अवधि पूछ लिया गया, तो आपको फिर क्या पढ़ना चाहिए? ब्रज पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पिछले वर्ष अवधि पूछ लिया गया है। यानी जो प्रश्न पत्र का चयन करते हैं उनको पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र की जानकारी होती है और उस आधार पर वे प्रश्न पत्र का सिलेक्शन करते हैं। तो अगर आपने अवधि देखा है कि पिछले साल पूछा गया, तो इस वर्ष आपको किस पर ध्यान देना चाहिए? ब्रज पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ठीक वैसे ही आपसे पूछा गया कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को रेखांकित कीजिए। लिपि से पूछा गया सवाल, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को रेखांकित कीजिए। तब आपके मन में होगा कि वैज्ञानिकता पूछ लिया गया है, तो इस वर्ष हमको क्या जानना चाहिए? इस वर्ष जानना चाहिए कि ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि में क्या रिलेशन है, देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, तथा देवनागरी लिपि का गुण और दोष क्या है। तो आप पिछले वर्षों के प्रश्न को देख करके इस तरह से चयनित हो सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि चयन का विकल्प हिंदी साहित्य में उपस्थित है और हम अपने पाठ्यक्रम को पिछले वर्ष को देखते हुए 60% तक कर सकते हैं और इस आधार पर हम विशेष बल देंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी जो खंड हैं यानी 40% जो बचते हैं उस पर हम पढ़ेंगे ही नहीं, उसको पढ़ेंगे लेकिन ज्यादा बल किस पर देंगे? पिछले वर्ष जो पूछ लिया गया है उसको छोड़ करके। तो इस तरह से 15 दिन या 20 दिन में ये खंड आपको तैयार हो जाता है। अगर हम खंड ख की बात करें और खंड ख में पूछे गए प्रश्नों को देखें, तो खंड ख में हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचना में पूछे गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को छोड़ करके आप प्रगतिवादी आलोचना और आचार्य शुक्ल जी की आलोचना और डॉक्टर नामवर सिंह जी के बारे में जान लेंगे तो पर्याप्त होगा। फिर उसके बाद आदिकाल के नामकरण की तर्कसंगत चर्चा ये पूछा गया है। छायावाद की काव्य प्रवृत्तियां बताइए। भक्ति काल लोक जागरण का काल है, इस पर सवाल पूछा गया है। और हिंदी उपन्यास के विकास में आंचलिक उपन्यासों की भूमिका। तो आदिकाल का यदि नामकरण पूछ लिया गया है तो आदिकाल की प्रवृत्तियों को अगर कोई विद्यार्थी पढ़ लेता है, यानी आदिकाल की प्रवृत्तियां क्या है, तो उसके लिए पर्याप्त है। भक्ति आंदोलन से पूछा गया है सवाल, तो भक्ति आंदोलन को फिर छोड़ा नहीं जा सकता, यानी वो जो पूछा गया है उससे इतर भक्ति आंदोलन की प्रवृत्तियों को व्यक्ति जान ले और सभी धाराओं की प्रवृत्तियों को जान ले तो आपकी तैयारी हो सकती है। रीतिकाल की प्रवृत्तियां, भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां, तो इन प्रवृत्तियों और विशेषताओं को क्रम से पॉइंट फॉर्म में और एक एक उदाहरण लिखते हुए आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि 5वां प्रश्न ये अनिवार्य है और इसमें से आपको कोई एक ही करना है, तो कोई विद्यार्थी गद्य के इतिहास को भी अच्छे से तैयार कर सकता है, तो उसको ये प्रश्न मिल जाएंगे। भाषा विज्ञान से आपने बहुत छोटा सा पाठ्यक्रम है, 15 से 20 दिन में तैयार हो जाता है, तो भाषा विज्ञान से आप 3 प्रश्न करें और वहां से 2 प्रश्न करें। इस तरह से चयन करके, यानी पिछले वर्ष के प्रश्नों को देखते हुए हम हिंदी साहित्य की तैयारी इस वर्ष 2020 के लिए और फिर 2021 के लिए कैसे करेंगे? 2020 के प्रश्नों को देखते हुए, यानी सफल होने के लिए एक कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। बहुत परिश्रम प्रशंसनीय है, लेकिन बहुत परिश्रम के साथ ईमानदारी से पढ़ना, प्रबंधन के साथ पढ़ना और वैज्ञानिक तरीके के साथ पढ़ना, ये अधिक प्रासंगिक होगा। अब जरा देखते हैं कि अच्छे अंक लाने के लिए टेस्ट देना अनिवार्य है। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक अपनी गलतियों का आकलन नहीं कर पाएंगे। तो टेस्ट की सुविधा या तो ऑफलाइन हो सकती है या ऑनलाइन हो सकती है। वर्तमान समय में आप ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है व्हाट्सएप के द्वारा, मेल के द्वारा, आप घर में लिख करके उसको आप सेंड कर सकते हैं और यहाँ से फिर मेरे द्वारा ही कॉपी चेक की जाएगी और मेल के द्वारा
या अन्य माध्यमों के द्वारा आपको दे दिया जाता है और उसमें पर्याप्त जानकारी दी जाती है कि इसका मॉडल उत्तर क्या होगा और इसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, आपने कौन कौन सी गलतियां की है, या फिर अच्छे अंक लाने के लिए आपको और अधिक तथ्य की आवश्यकता है तो उसके बारे में बताया जाता है। ध्यान यह रहे कि आप अपनी कॉपी का मूल्यांकन अपने शिक्षक से ही कराएं जिनको अनुभव है विगत 15 वर्षों का। यदि आपने सही तरीके से मूल्यांकन नहीं करवाया है या मूल्यांकन के नाम पर केवल खाना पूर्ति की है तो अंततः आपके लिए वह घाटे का काम होगा, यानी आपकी सफलता संदिग्ध रहेगी। इसका मतलब है कि टेस्ट पर विशेष ध्यान प्रत्येक विद्यार्थी को देना चाहिए। टेस्ट देने से आपकी अपनी क्षमता का, आपकी अपनी तैयारी का, आपकी अपनी योग्यता का, आपकी लेखन शैली का, आपकी वर्तनी की समस्या का, कई समस्याओं का निदान होता है। और आप जानते हैं कि राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी जब तक लिखेंगे नहीं तब तक परफेक्शन नहीं होता। और आपको लिखना कैसे है? 15 अंक का सवाल 200 शब्दों से अधिक, 10 अंक का सवाल 150 शब्दों से अधिक। अब टेस्ट की सुविधा ऑनलाइन है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम की भी सुविधा है। जैसे कक्षा कार्यक्रम के साथ साथ आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। संवाद आईएएस ने यूपी लोक सेवा आयोग के लिए 125 से अधिक वीडियो बनाए हैं जो संपूर्ण टॉपिक पर हैं, यानी प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र दोनों मिला करके 125 से अधिक वीडियो बनाए गए हैं जो पाठ्यक्रम के अनुसार हैं और प्रश्न पत्रों की प्रवृत्ति के अनुरूप हैं। यानी अगर आपने इनको ध्यान से पढ़ा है और फिर पढ़ते हुए लिखा भी है, और यह सुविधा आपको अनलिमिटेड बार आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 2 बार या 3 बार ही यह सुविधा देते हैं। क्योंकि आप विद्यार्थी हैं और आपको कई बार देखना होता है, तो आप अपने मोबाइल पर या आप अपने लैपटॉप पर देख सकते हैं अनलिमिटेड बार। यानी दिन में आप 10 बार देख सकते हैं और उसको नोट कर सकते हैं। तो जब आप नोट कर लेते हैं तब वह आपका अपना हो जाता है। और फिर यदि कोई समस्या आती हो टेस्ट देने में या ऑनलाइन कक्षा करने में, तो आप प्रत्यक्ष रूप से फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा हमसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। अर्थात जिस कक्षा को आप पढ़ते हैं वहाँ के शिक्षक से आपको बात करना चाहिए। पढ़ते हुए कई तरह के मन में सहज सवाल आते हैं। जैसे आपके मन में सवाल आ गया कि छायावाद की विशेषता, आपने तो बता दिया कि नवजागरण है, लेकिन नवजागरण ही क्यों है? आपके मन में यह सवाल आ गया कि छायावाद की जो मैं शैली है, क्या वही मैं शैली भक्ति आंदोलन में भी है क्या, जब मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल। अब आपके मन में ये सहज प्रश्न आया। आपके मन में प्रश्न आया कि आदि काल तो ठीक ही चल रहा था, भक्ति काल क्यों आ गया? आपके मन में प्रश्न आ गया कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में कौन सी समानता है, कौन सी विषमता है, या प्रयोगवाद का विकास नई कविता कैसे? ऐसे बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। कभी किसी टेक्स्ट का अर्थ नहीं समझ में आएगा तो ये प्रश्नों को आप सीधे प्रत्यक्ष रूप से हमसे आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से ये जो तैयारी है ये कंप्लीट तैयारी हो जाती है टेस्ट के द्वारा और कक्षा पाठ्यक्रम के द्वारा। अब प्रथम पत्र के लिए आपसे यदि कहा जाए कि भाई कौन सी मूल रचना पढ़नी है, तो मेरा अपना सुझाव है कि भाषा खंड से किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ का नोट्स ले सकते हैं। नोट्स इसी तरह से आधारित हैं, बने हुए हैं टॉपिक। जैसे पाली में क्या पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा, पर्याप्त जानकारी दी गई है और क्वेश्चन फॉर्मेट में दी गई है। आपको ध्यान होगा कि संवाद आईएएस के जो नोट्स हैं वो क्वेश्चन फॉर्मेट में है। क्वेश्चन आंसर, प्रश्न लिखा हुआ है, उसका उत्तर लिखा हुआ है, यानी किताब के फॉर्मेट में नहीं है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, जिससे आपको पढ़ने में और समझने में सुविधा होती है। जैसे क्वेश्चन ये है कि भक्ति आंदोलन लोक जागरण का काव्य है, तो इसका आंसर लिखा होगा। ठीक उसी तरह से पाली की व्याकरणिक विशेषता बताइए, तो उसका आंसर लिखा हुआ होगा।
तो कहने का मतलब ये है कि आप इस खंड से किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से भी किसी पुस्तक को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से जो द्वितीय पत्र है वहाँ पर मूल रचनाओं को निश्चित रूप से पढ़ना है। अगर मूल रचनाएं नहीं पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन पेपर फर्स्ट में आपको किसी पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 2 माह में आपकी तैयारी हो सकती है अधिकतम। और जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं वो रिवीजन के लिए नोट्स को देख सकते हैं और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना तो अनिवार्य है। यानी कहीं भी आप हों, आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपके नज़दीक में कोई शिक्षक हैं जो अनुभव रखते हैं, जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे भी चेक करा सकते हैं। अगर आप वो नहीं उपलब्ध है तो आप ऑनलाइन टेस्ट संवाद है इसमें आप दे सकते हैं। हमारा और आपका लक्ष्य यह है कि हम हिंदी साहित्य में 70% से अधिक अंक प्राप्त करें। यानी हिंदी साहित्य रखने का आधार यह है कि सामान्य हिंदी में और निबंध में भी बेहतर अंक लाए जाए और स्वयं वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य रख करके कोई कम अंक लाता हो तो यह अफसोसजनक है। क्यों अफसोसजनक है? इसीलिए कि इसका पाठ्यक्रम संक्षिप्त है, इसलिए कि इसका पाठ्यक्रम आपका पढ़ा हुआ है, यानी बचपन से आपने कुछ न कुछ पढ़ा है, देखा है हिंदी को। हिंदी आपकी मातृभाषा है। हिंदी आप नर्सरी से ले करके और आगे पढ़ते रहे हैं और स्वयं भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सरल सा विषय है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए इस विषय को विश्वसनीय तरीके से रखा जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। भविष्य में यदि कोई पढ़ते वक्त समस्या आती है, लिखते वक्त समस्या आती है, तो आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। शुभकामना आपको सफलता की। धन्यवाद।